आज हम लिक्विड डोज फॉर्म को समझेंगे कि लिक्विड डोज फॉर्म होता क्या है, क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, उसे बनाने में किन एडिटिव्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिक्विड डोज फॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हमारे पास सॉलिड डोज फॉर्म है, टैबलेट है, कैप्सूल है, पर ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिन्हें टैबलेट खाने में, सॉलिड जो हमारा डोजेस फॉर्म है, कैप्सूल खाने में दिक्कत होता है, पाउडर खाने में दिक्कत होता है, बिटर टेस्ट रहता है, उसका अपीयरेंस अच्छा नहीं होता, उससे जो स्मेल आता है जिसके कारण पेशेंट उसको प्रॉपरली खा नहीं पाता है। तो ये जो कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, इनको दूर करने के लिए, या फिर यूँ कहें कि जो सॉलिड डोज फॉर्म के जो डिसएडवांटेज थे उनको दूर करने के लिए हमने एक नया डोज फॉर्म डेवलप किया लिक्विड फॉर्म में, ताकि पेशेंट आपकी ड्रग को आसानी से खा ले। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विड डोज फॉर्म के बारे में कि नीड क्यों थी। जैसे कि हमने बात किया कि लिक्विड डोज फॉर्म आर यूजफुल बिकॉज सम पीपल हैव द प्रॉब्लम ऑफ स्वेलिंग द सॉलिड डोज फॉर्म। सॉलिड डोज फॉर्म आसानी से नहीं खा पा रहे थे, उन्हें प्रॉब्लम होती थी, तो उसको हमने क्या किया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। लिक्विड में कन्वर्ट करने से क्या हुआ, पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई, पेशेंट उसे आसानी से खाने लगा। पेशेंट की हम बात करें तो जो खासकर छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, जिसको सॉलिड डोज फॉर्म देने में तकलीफ़ होती है, वो खा नहीं पाता ठीक से, तो यदि हमने उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया तो अब वो आसानी से उस मेडिकेशन को, उस दवाई को आसानी से ले लेता है। सेम बात करें तो जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, वो भी आसानी से लिक्विड डोज फॉर्म को खा लेते हैं। साथ में जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उन्हें हम इंट्रामस्कुलर फॉर्म में या आईवी के फॉर्म में दे सकते हैं। जब हम कोई लिक्विड डोज फॉर्म बनाते हैं तो उसमें हमें कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि व्हीकल, स्टेबलाइज़र, प्रिजर्वेटिव, सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, सोल्यूबलाइज़र, कलर, फ्लेवर, स्वीटनिंग एजेंट, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें मिलके क्या करती, आपके लिक्विड डोज फॉर्म को प्रॉपर शेप देती है। जो आपने उस डोज लिक्विड के अंदर में जो ड्रग डाला है उसको पेशेंट एक्सेप्टेंस करवाने में मदद करती है। तो डेफिनेशन की बात करें कि लिक्विड डोज फॉर्म क्या होता है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग डोज, किसी ड्रग डोज का लिक्विड फॉर्म जो कि एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है या कंजप्शन किया जाता है, या कंजप्शन किया जाता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बी बाय ओरल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस। कहने का मीनिंग ये है कि जो आपकी ड्रग है उसको हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको या तो हम ओरली कंजप्शन कर रहे हैं या इंट्रामस्कुलर रूट से या इंट्रावेनस रूट से या किसी भी इंजेक्शन की फॉर्म में हम उसको बॉडी के अंदर में इंसर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के डोज फॉर्म को हम लिक्विड डोज फॉर्म कहते हैं। इस सीक्वेंस में हम आगे चलें, हमने इसको समझ ही लिया है कि नीड क्यों थी, इसको बनाने में हमें क्या क्या लगता है। आगे चल के देखते हैं कि इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन में कितने तरह के लिक्विड डोज फॉर्म होते हैं। आज हम मार्केट में देखते हैं कई तरह के लिक्विड डोज फॉर्म है। सिरप हमें मिलता है, एलिक्सर है हमारे पास में, लोशन है, इमल्शन है, सस्पेंशन है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी लिक्विड डोज फॉर्म है। पर इनमें कुछ छोटे छोटे से डिफरेंस हैं, उनको हम समझते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेसिकली जो लिक्विड डोज फॉर्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है उनकी फेज़ के आधार पर। पहला है मोनोफेजिक, दूसरा है बायफेजिक। मोनोफेजिक की हम बात करें तो इस लिक्विड डोज फॉर्म के अंदर में हमें केवल एक फेज़ विजिबल होगा। जैसे कि हमारा कोई एक ट्रू सॉल्यूशन की हम बात करें, या फिर हमें यूँ कहें कि हमने जैसे पानी लिया, पानी के अंदर में नमक या शक्कर जब हम उसे कम्प्लीटली डिज़ोल्व कर देते हैं, जिस तरह से हमें वो हमारा जो शुगर का जो सॉल्यूशन दिख रहा है, जो नमक का सॉल्यूशन दिख रहा है, उसमें हमें कोई भी सॉलिड पार्टिकल विजिबल नहीं होते हैं। तो इसी फेज़ को या ऐसे डोज फॉर्म को हम क्या कह रहे हैं, मोनोफेजिक। हमें इसमें कोई भी दूसरी चीज़ें विजिबल नहीं है एक्सेप्ट कलर। ओके, तो ऐसी चीज़ को हम कहेंगे मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म। वहीं यदि इसमें कुछ आपको ऑयल ड्रॉपलेट्स या कोई सॉलिड पार्टिकल दिख रहे हो, या फिर लिक्विड के अलावा कोई और फेज़ दिख रही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, बायफेजिक। जिसके एग्जांपल हैं
आपके सस्पेंशंस है, इमल्शन है, ये आपके बायोफिजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो मोनोफेजिक की अब हम बात करते हैं। मोनोफेजिक मीन्स ओनली वन फेज इज़ देयर, दैट इज़ द लिक्विड फेज। बस आपको लिक्विड दिखेगा, लिक्विड में कोई भी अदर फेज या ऑयल के ड्रॉपलेट्स या सॉलिड के ड्रॉपलेट्स, फाइन पार्टिकल्स विजिबल नहीं होंगे। होंगे भी तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व होंगे। जितना भी आपका सॉलिड मटेरियल होगा वो उस फेज के अंदर में, उस लिक्विड के अंदर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व होगा। मोनोफेजिक की हम बात करेंगे तो चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए कि लिक्विड के अंदर में आपका सॉलिड मटेरियल कम्प्लीटली डिज़ोल्व होगा। लिक्विड के अंदर लिक्विड भी डिज़ोल्व हो सकता है, लिक्विड के अंदर सॉलिड भी डिज़ोल्व हो सकता है, उस लिक्विड के अंदर में गैस भी डिज़ोल्व हो सकती है। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर अप्लीकेबल होगी। पर जब आप उसको चेक करेंगे, देखेंगे तो आपको केवल सिंगल फेस दिखेगा। यहाँ पर हम कलरिंग एजेंट को काउंट नहीं करते मोनोफेजिक में, क्योंकि मोनोफेजिक को जस्ट कलरिंग एजेंट जस्ट कलर देता है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करें कि इंटरनल यूज़, जो लिक्विड डोज फॉर्म में इंटरनल यूज़ भी किए जाते हैं, एक्सटर्नल यूज़ भी किए जाते हैं। इंटरनल यूज़ किए जाते हैं मतलब हम उसे ओरल रूट के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर में लेते हैं, या इंजेक्शन के थ्रू पेरेंटल प्रिपरेशन जो हमारा इंजेक्शन है उसे हम आईवी या इंट्रामस्कुलर के फॉर्म में अंदर ले रहे हैं। आपकी डायरेक्ट वेंस में हम उसे इंजेक्ट कर रहे हैं, मसल्स में इंजेक्ट कर रहे हैं। तो सिरप, एलिक्सर, सिरप, मिक्सचर, लिंक्टस, एलिक्सर, ये सारे आपके इंटरनल यूज़ के लिए हैं। एक्सटर्नल प्रिपरेशन की बात करें तो लिक्विड डोज फॉर्म में आपके गार्गल, माउथ वॉश जो कि ओरल कैविटी में यूज़ किए जाते हैं, ओरल कैविटी को क्लीन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लोशन, नेज़ल ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, ये सारे आपके एक्सटर्नल प्रिपरेशन हैं जो कि बॉडी के बाहर में इन्हें अप्लाई किया जाता है। बायोफिजिक की बात करें तो बायोफिजिक मीन्स टू फेज आर देयर, दैट इज़ सॉलिड फेज और लिक्विड फेज। जहाँ पर जो बायोफिजिक लिक्विड है इसमें आपको दो फेज़ हमेशा विजिबल होगी। एक लिक्विड फेज़ तो हमेशा रहेगी, दूसरा उसमें सॉलिड पार्टिकल हो सकते हैं, या फिर ऑयल एंड वाटर में जो हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, इमल्शन की हम बात करते हैं, वो आपको वहाँ पर विजिबल हो सकता है। ये भी इंटरनली यूज़ किए जाते हैं, एक्सटर्नली दोनों यूज़ किए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है बायोफिजिक लिक्विड के आपका इमल्शन एंड सस्पेंशन। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है लिक्विड डोज फॉर्म का। मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म, बायोफिजिक लिक्विड डोज फॉर्म। इंटरनल यूज़ के लिए मोनोफेजिक में कौन कौन से हैं, बायोफिजिक में कौन कौन से हैं। इंटरनल यूज़ में, एक्सटर्नल यूज़ में आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग एग्जांपल दिए गए। सिरप है, मिक्सचर है, लिंक्टस है, एलिक्सर है, पेरेंटल प्रिपरेशंस है। माउथ ओरल कैविटी में जो एक्सटर्नल यूज़ के लिए लिक्विड डोज फॉर्म यूज़ किया जाता है उसमें आता है गार्गल, माउथ वॉश, स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाने वाले लोशंस। अदर्स की हम बात करें तो आपके नेज़ल ड्रॉप, ईयर ड्रॉप। बायोफिजिक की बात करें तो सस्पेंशन, इमल्शन आपके एग्जांपल हैं आपके बायोफिजिक के। इसमें आगे हम एडवांटेजेस की बात करेंगे। चूँकि आपका जो लिक्विड डोज फॉर्म है इसमें कई सारे एडवांटेज होते हैं, पर जो मेन एडवांटेज हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला एडवांटेज है वेरी यूज़फुल फॉर दोज पेशेंट हु हैव ट्रबल इन स्वॉलिंग। जो पेशेंट जिन्हें सॉलिड डोजेस फॉर्म को खाने में दिक्कत होता है उनके लिए सबसे बढ़िया डोजेस फॉर्म है लिक्विड डोजेस फॉर्म। पेशेंट की हम बात करें तो इसमें जो पेशेंट हमारे रहेंगे, जो छोटे बच्चे रहते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ रहते हैं, 1 साल 2 साल के बच्चे रहते हैं, या ओल्ड एज पर्सन रहते हैं, या फिर हमारे जैसे एडल्ट जिन्हें जो सॉलिड डोजेस फॉर्म खाने में तकलीफ़ होती है, उनका स्वाद अच्छा नहीं लगता, उनका जो स्मेल है वो बेकार लगता है। तो ऐसे पर्सन के लिए, ऐसे पेशेंट्स के लिए जो हमारा लिक्विड डोज फॉर्म है बहुत बढ़िया होता है। सेकेंड एडवांटेज है द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड डोज फॉर्म इज़ सो फास्टर देन द सॉलिड डोज फॉर्म। जो एब्जॉर्प्शन का रेट है लिक्विड डोज फॉर्म में वो सॉलिड डोज फॉर्म की तुलना में बहुत फास्ट होता है। कैसे? एक मिनट। जो एब्जॉर्प्शन का रेट है वो लिक्विड का सॉलिड की तुलना में ज़्यादा होता है। कैसे? आइए इसको समझते हैं। जैसे आप नॉर्मल एक टेबलेट या कैप्सूल खाते हैं, खाने के बाद वो स्टमक में जाता है, वहाँ पर डिसइंटीग्रेट होगा, फिर डिज़ोल्व होगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन के बाद वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा।
वहीं यदि हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं उस ड्रग को, तो आपका जो स्टेज है डिसइंटीग्रेशन वाला और डिसोल्यूशन वाला वो नहीं होता। आपका जो ड्रग है डायरेक्ट रेडी फॉर एब्जॉर्प्शन है। तो इस केस में हम यदि कहें कि एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है लिक्विड डोज फॉर्म में, और क्यों फास्ट होता है, क्योंकि आपका ड्रग डायरेक्ट अवेलेबल है एब्जॉर्प्शन के लिए। उसमें जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है या डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस वो स्किप हो जाता है। जैसे हम एक नॉर्मल टेबलेट की बात करें या कैप्सूल की बात करें, तो उसके एक जो सिंपल टेबलेट होता है डिसइंटीग्रेट होने में से अप्रोक्स जो लिमिट है, या यूँ कहें कि एज पर फार्माकोपी जो लिमिट्स दी गई है कि उसे 15 मिनट के अंदर में डिसइंटीग्रेट होना चाहिए, या ये जो कैप्सूल है उसे 30 मिनट के अंदर में डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए। तो ये जो 15 मिनट है 30 मिनट है, ये आपका टाइम एक्सेस लग रहा है किसकी तुलना में, लिक्विड डोज फॉर्म की तुलना में। तो यदि हम कहें कि आपका एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है लिक्विड में, हाँ होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो सॉलिड की तुलना में लिक्विड के अंदर में डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन वाला स्टेप स्किप हो जाता है। तीसरे एडवांटेज की हम बात करें तो लिक्विड डोज फॉर्म आर फ्लेक्सिबल टू टेक द प्रॉपर डोज देन द सॉलिड डोज फॉर्म। कैसे फ्लेक्सिबल, कैसे हुआ फ्लेक्सिबल? इस केस में कि सपोज़ आप जब डोज कैलकुलेशन करते हैं, आपने पोसोलॉजी समझा है जिसमें हम चाइल्ड डोज की बात करते हैं, डोज कैलकुलेशन की बात करते हैं कि पर्टिकुलर पेशेंट के हिसाब से डोज में वेरिएशन होता है। तो जब आप सॉलिड की बात करते हैं, टैबलेट कैप्सूल की, तो आपको एक यूनिट डोज बनाना होता है, आप एक फिक्स डोज का बनाते हैं। यदि किसी पेशेंट को आपको कोई मार्केट प्रिपरेशन है टैबलेट का, उसका डोज 500 mg है, आपके पास 500 mg का टैबलेट अवेलेबल है, पर डॉक्टर या आपको जो पेशेंट है उसको 300 mg देना है, तो आपके लिए मुश्किल होता है टैबलेट को 300 mg में तोड़ के देना या 300 mg वे करके देना। पर जब हम लिक्विड के बारे में बात करें तो हम 300 mg को आसानी से वे करके उसको आसानी से मेज़र करके आसानी से हम उसे दे सकते हैं। जैसे आपको मार्केट प्रिपरेशन आता है, जैसे क्रोसिन आपका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, बच्चों के लिए आता है। उसका डोज मार्केट प्रिपरेशन में आता है 125 mg पर 5 ml, 250 mg पर 5 ml। तो यदि बच्चे को नीड है कि 300 mg देना है, 500 mg देना है, तो आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। 5 ml देते हैं 250 ml मिलेगा उसे, 10 ml देते हैं तो 500 mg मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप डोज की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है लिक्विड के अंदर में, जो हमें सॉलिड के अंदर में नहीं मिल पाती। तो इसके 3 सबसे बड़े एडवांटेज हैं। पहला, खाने में आसान होता है जिन्हें ऐसे पेशेंट जिन्हें सोलो करने में दिक्कत होती है। दूसरा, एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है किसकी तुलना में, आपके सॉलिड डोज फॉर्म की तुलना में। तीसरा, फ्लेक्सिबल डोजिंग आप इसमें दे सकते हैं, आपको मेजर करने में आसान होता है। अब एडवांटेज के साथ में इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। पहला है, इट्स नीड अ लॉट ऑफ स्पेशल स्टोरेज कंडीशन। जितने भी लिक्विड डोज फॉर्म है उसको आपको एक स्पेशल स्टोरेज कंडीशन देना होता है, आपको उन्हें रूम टेम्परेचर पर कैरी करना होता है, या फिर कुछ सेंसिटिव ड्रग्स होते हैं, हीट लेवल सब्सटेंस होते हैं, उन्हें आपको कूल स्टोर में या फ्रीज में स्टोर करके रखना होता है। तो कुछ ड्रग्स में आपको स्पेशल स्टोरेज की कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। दूसरा है, अफेक्टेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट। आप लिक्विड है, आपका ड्रग बिटर है, आपने उसको स्वीट करने के लिए उसमें स्वीटनिंग एजेंट डाला, कुछ बढ़िया सा फ्लेवर डाला। तो ये जो स्वीटनिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, या फिर उसके अंदर में जो वाटर वेहिकल अवेलेबल है, एक्वा स्पेस अवेलेबल है, ये माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रमोट करती है। तो देयर में भी चांसेस ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन और माइक्रोबियल ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तीसरा इसका डिसएडवांटेज है, लेस स्टेबल देन द अदर डोजेस। अदर डोज फॉर्म के बारे में किस कंपेयर करें तो इसकी स्टेबिलिटी का थोड़ा इशू होता है, खासकर किसकी तुलना में, आपके सेमी सॉलिड और सॉलिड के केस में। सेमी सॉलिड और सॉलिड से हम कंपेयर करें तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है। लास्ट इसका डिसएडवांटेज है द प्रॉब्लम ऑफ कंटेनर ब्रेकेज। जो आपके लिक्विड डोज फॉर्म के कंटेनर है उसका ब्रेकेज का इशू हो सकता है। जैसे कि हम इंजेक्शन लेते हैं, कांच के वायल में आते हैं, कांच के कंटेनर में आते हैं, तो उन्हें हमें बहुत केयरफुली कैरी करना होता है। तो ब्रेकेज का एक इशू होता है लिक्विड डोज फॉर्म में, क्योंकि ये बल्क फॉर्म में होते हैं, कंटेनर बड़े आते हैं, ग्लास बॉटल में आते हैं, तो देयर में भी चांसेस ऑफ ब्रेकेज।
तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं जिसको कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि लिक्विड डोज फॉर्म में क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। पर यहाँ पे जो हम कुछ डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की, तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम किसके कंपेयर में उसकी स्टेबिलिटी को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एडिटिव यूज इन द लिक्विड डोज फॉर्म। कितने तरह के एडिटिव्स या एक्सिपिएंट लिक्विड डोज फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। अब हम लिक्विड डोज फॉर्म बना रहे हैं तो लिक्विड डोज फॉर्म के लिए हमें कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला तो आपका एपीआई तो जो आपका मेन ड्रग है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि आपका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी या थेरेप्यूटिक एक्टिविटी देता है। दूसरा आता है व्हीकल आर दोज मटेरियल दैट आर केमिकली इनर्ट एंड डोंट हैव एनी थेरेप्यूटिक वैल्यू। व्हीकल की हम बात करें तो व्हीकल में हम इसको आसान भाषा में समझे तो एक हम मीडियम दे रहे हैं आपके ड्रग को डिज़ोल्व होने के लिए। वो जो मीडियम या व्हीकल आपका एक्वस भी हो सकता है, आपका ऑयल व्हीकल फॉर्म में भी हो सकता है, और जो हम ये व्हीकल ले रहे हैं वो आपका केमिकली इनर्ट होना चाहिए। इसका कोई भी थेरेप्यूटिक वैल्यू नहीं होना चाहिए। हालांकि जितने भी हम डोजेस फॉर्म बनाते हैं, लिक्विड हो, सॉलिड हो, सेमी सॉलिड हो, उसमें हम जितने भी एडिटिव्स हम लेते हैं, जितने भी एक्सिपेंट्स हम ले रहे हैं, तो उनकी मेन प्रॉपर्टी जो यूँ कहें कि जो की पॉइंट उसका ये है कि वो हमेशा आपके ड्रग के साथ में या आपकी जो पेशेंट है उसके साथ में उसने इनर्ट होना चाहिए। आपके ड्रग के फंक्शन को उसने अल्टर नहीं करना चाहिए। तो वही सारी प्रॉपर्टीज़ हम लिक्विड डोज फॉर्म में भी ध्यान रखेंगे कि जितने एडिटिव्स या एक्सिपेंट यूज़ हो रहे हैं वो सारे इनर्ट नेचर के होने चाहिए। But these are used in the formulation of liquid dosage form to improve the stability, patient acceptability, function of dosage form. जब आप यूज़ कर रहे हैं व्हीकल्स को, हम एक तरफ बोल रहे हैं कि इनर्ट होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, थेरेप्यूटिक वैल्यू नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर ये जो हम व्हीकल यूज़ कर रहे हैं ये आपके लिक्विड डोज फॉर्म को इम्प्रूव करने के लिए है, उसकी फिज़िकल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी केमिकल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, आपके डोजेस फॉर्म को फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है। तो कम्प्लीटली इनर्ट किस केस में कि आपका जो एक्सिपिएंट है वो ड्रग के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, पर जब हम उसको डोजेस फॉर्म में ऐड कर रहे हैं तो जो डोजेस फॉर्म की प्रॉपर्टी है उसको उसने बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो व्हीकल के हमारे पास में एग्जांपल है वाटर, ग्लिसरीन, अल्कोहल, वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल, ये हमारे एग्जांपल हैं किसके, व्हीकल्स के। अगला है स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र आर दोज मटेरियल यूज्ड टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द मटेरियल और फॉर्मुलेशन बाय प्रिवेंटिंग डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोडक्ट। स्टेबलाइज़र हम लिक्विड डोज फॉर्म में डाल रहे हैं, ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इसमें आप एक्वस फेज को ऐड कर रहे हैं, लिक्विड्स को डाल रहे हैं, तो देयर में भी चांसेस ऑफ डिग्रेडेशन। तो किसी तरीके के का डिग्रेडेशन आपके एपीआई में, आपके ड्रग में नहीं होना चाहिए। यदि हो जाएगा तो क्या होगा, आपका जो डोज फॉर्म है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा। जो स्टेबलाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं वो आपके फॉर्मुलेशन को, आप में जो आपने जो उसमें ड्रग डाला है उसके डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करता है, रोकता है। कौन कौन से एग्जांपल हमारे पास में है, हमारे पास एग्जांपल है पॉलीसॉर्बेट, पॉलीविलाइन अल्कोहल, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HPMC कहा जाता है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ये आपके स्टेबलाइज़र हैं जो आपके लिक्विड डोज फॉर्म की फिज़िकल स्टेट और केमिकल स्टेट को स्टेबल करके रखने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा ये छिप गया है, यहाँ पर है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का काम क्या होता है, प्रिजर्वेटिव का काम होता है जो आपके फॉर्मुलेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने की संभावना रहती है उसको ज़ीरो करना, या यूँ कहें आसान भाषा में तो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकना। क्या क्या एग्जांपल है हमारे पास प्रिजर्वेटिव के, बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, ये सारे आपके क्या है प्रिजर्वेटिव। इनका काम क्या है, जो फॉर्मुलेशन के अंदर में माइक्रोब्स ग्रोथ हो रहे हैं या फिर बाहर से आ रहे हैं उन्हें रोकना, उनकी ग्रोथ को ज़ीरो करना, ये काम होता है प्रिजर्वेटिव का। अगला है आपका सस्पेंडिंग एजेंट।
Suspending agent are those excipients which are useful to help active pharmaceutical ingredient to stay suspended. यदि आपको सस्पेंडिंग एजेंट को अच्छे से समझना है तो आपको सस्पेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सस्पेंशन में मेनली हमें सस्पेंडिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। कि सस्पेंशन में क्या होता है कि आपका जो सॉलिड फेज़ है वो लिक्विड के अंदर में डिस्पर्स रहता है। क्योंकि सॉलिड पार्टिकल है, ग्रेविटी उस पर काम करेगा, उसका कुछ मास होगा, तो ग्रेविटी के कारण क्या होगा, सेटल होगा, सेडिमेंट होगा। बॉटम में आपके कंटेनर के बॉटम में वो इकट्ठा हो जाएगा, एक हार्ड केक या सॉफ्ट केक फॉर्म करेगा। तो सस्पेंडिंग एजेंट क्या करता है, इस सेडिमेंटेशन की प्रोसेस को रोकता है, कम करता है, आपके मटेरियल को सस्पेंडेड पोजीशन में रखता है आपके लिक्विड मीडियम के अंदर में। तो सस्पेंडिंग एजेंट को हम समझना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि आपके जो एपीआई है या फिर जो भी उसके अंदर सॉलिड कंटेंट डाला गया है उसको आपके फॉर्मुलेशन में ऑल टाइम सस्पेंड करके रखना, प्रिवेंट द केक फॉर्मेशन, उसको सेडिमेंट नहीं होने देना, केक फॉर्मुलेशन नहीं होने देना। यदि केक फॉर्मुलेशन हो जाएगा तो क्या होगा, आपके सॉलिड पार्टिकल पूरे नीचे बैठ जाएंगे, पेशेंट को उसको पहले फिर से शेक करना होगा। इनकेस कभी यदि पेशेंट उसको प्रॉपर्ली शेक नहीं कर पाता है तो डोज की क्वांटिटी फ्लक्चुएट हो सकती है, पेशेंट को प्रॉपर डोज नहीं मिल सकता है। तो वो सस्पेंडिंग एजेंट का यहाँ पे काम क्या रहेगा, आपके सॉलिड मटेरियल्स को आपके लिक्विड डोज फॉर्म के अंदर में प्रॉपर्ली सस्पेंड करके रखना, जो केक फॉर्मेशन होता है या जिसमें कहीं सेडिमेंटेशन होता है उसको प्रिवेंट करना आपके फॉर्मुलेशन में। कौन कौन से सस्पेंडिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास में मिथाइल सेलुलोज, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एमसी, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज सीएमसी, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज एचपीएमसी। इसके अलावा भी कई सारे सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं। अगला है इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट का काम होता है यदि आपके लिक्विड डोज फॉर्म में कोई ऑयली मटेरियल है या फिर आपका जो फेज़ है, जो बाइफेजिक हम कहते हैं कि इमल्शन बाइफेजिक है। खासकर इमल्सिफाइंग एजेंट हमें जब हम इमल्शन वाला लिक्विड डोज फॉर्म बनाते हैं, बायोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म बनाते हैं तो वहाँ पे लगता है। क्यों? क्योंकि इमल्शन के अंदर में एक ऑयल फेज़ रहता है, एक वाटर फेज़ रहता है, और हमें ये भी पता है कि दोनों आपस में क्या होता है, इमिसिबल होता है। तो इस केस में हमें दोनों को आपस में मिसिबल करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके एग्जांपल आपके अकेशिया है, गम है, ये थोड़ा स्लाइड में नीचे छिप गए हैं। इसके एग्जांपल है गम, अकेशिया, ट्रिगाकेंथ, हम इनका यूज़ करते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एग्जांपल हमने लिया है, ये क्या करते हैं, ऑयल एंड वाटर के बीच में जो इंटरफेशियल होता है, इंटरफेस होता है, उसकी इंटरफेशियल टेंशन को कम करता है और आपस में एक दूसरे की मिसिबिलिटी को बढ़ाता है। आगे बात करें सॉल्युबलाइज़र की। सॉल्युबलाइज़र नाम से क्लियर है कि आपके जो सॉलिड मटेरियल उसके अंदर में डले हैं या फिर जो भी आपके व्हीकल के अंदर में जितने इंग्रेडिएंट डले हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना, आपके ड्रग की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना। जब ड्रग की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, आपका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो आपकी ड्रग की वायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सॉल्युबलाइज़र का काम होता है आपके व्हीकल के अंदर में आपकी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना। एग्जांपल आपके पास में है पॉलीसॉर्बेट, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सॉल्युबलाइज़र का। अगले हैं कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट। ये जो तीनों एजेंट है इसको ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ करने के लिए लिया जाता है। कलर का काम है आपके लिक्विड डोज फॉर्म के कलर को इम्प्रूव करना। फ्लेवर का काम है जो आपके फॉर्मुलेशन में अनप्लीजेंट स्मेल आ रहा है उसको मास्क करना। स्वीटनिंग एजेंट का काम होता है जो बिटर ड्रग्स आपने उसमें डाली है उनके जो बिटर टेस्ट हैं, अनप्लीजेंट टेस्ट है, उनको मास्क करना। ये जो तीनों एजेंट हैं, कलरिंग, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग एजेंट, ये आपके पेशेंट के एक्सेप्टेंस को इम्प्रूव करते हैं। जो पेशेंट है, जो कंज्यूमर है, उसके एक्सेप्टेंस को इम्प्रूव करते हैं आपके लिक्विड डोज फॉर्म के अंदर में। कलर के लिए हम नेचुरल कलर यूज़ कर सकते हैं, सिंथेटिक कलर यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कैरोटीनिन, फेरिक ऑक्साइड, इरेथ्रोसिन, टेट्राजिन। फ्लेवरिंग एजेंट की हम बात करें तो एप्पल है, जिंजर है, क्लोव, रोज़ एक्सेट्रा। स्वीटनिंग एजेंट की बात करें तो हमारे पास सुक्रोज़ है जो कि सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है, सैकरीन है, फ्रक्टोज़ है, सॉर्बिटॉल है। ये सारे जो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कलर, फ्लेवर और स्वीटनिंग, इनको इम्प्रूव करने के लिए हम
इन सब का यूज़ करते हैं। तो ये लिक्विड डोजेज फॉर्म का छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, छोटा सा एक्सप्लेनेशन था कि क्या होता है, क्यों होता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और इसके अंदर में क्या क्या आपको एडिटिव्स आप यूज़ कर सकते हैं विद एग्जांपल। तो थैंक यू।